मित्रों देखिए, कई लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा ही नहीं मिलता है, ना स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, ना वर्क परमिट मिलता है, ना पीआर मिलता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कमोबेश दोनों ही तरह के लोग सही हैं। वीज़ा मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है। बस ये बात समझ में आ जाए कि किसको मिल रहा है और कहाँ पर मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा और कहाँ पर नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और ये क्लैरिफाई हो सकता है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में किस वीज़ा में कैसे आपको आना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊँगा। उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, वो सब बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बंधुओं, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हाइप दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि मैं इस वक्त हूँ ग्रे स्टेन्स में ही। यही है वो सबब जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर है। तो बिल्कुल घर के अपने पीछे वाली स्ट्रीट में ही हूँ मैं, और थोड़े काम से कहीं तक जा रहा हूँ। तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया, सुबह बारिश हो रही थी तो यहीं पर वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किसको और कहाँ पर वीज़ा नहीं मिल रहा। पहले तो इसी की बात कर लें। तो ज़्यादातर वो लोग जो महानगरों में आते हैं, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन या ऐसे बड़े शहरों में आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर वीज़ा नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, वीज़ा मिलना थोड़ा टफ़ है, कठिन है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक तो यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स जो आते हैं वो चाहे अपने ही देश भर के नहीं हैं, दूसरे देशों से भी लोग आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जॉब वगैरह मिलने में भी, मतलब पढ़ाई करते टाइम भी आपको जॉब मिलने में थोड़ा कंपटीशन होता है। हालांकि यहाँ जॉब्स ज़्यादा हैं, ये भी सच है, लेकिन फिर भी कंपटीशन की वजह से यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाता है। और चूँकि यहाँ स्किल माइग्रेशन के लिए जो इनके क्राइटेरियाज़ हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पॉइंट सिस्टम इनका थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उस सब में भी आपको पीआर लेना आगे चल करके काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, बाद में लोग फिर यहाँ से कंट्री साइड मूव करते हैं, रीजनल एरिया मूव करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स, और चूँकि यहाँ पर एज लिमिट भी ज़्यादा है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो यहाँ इस तरह से ये वीज़ा ना मिलने वाली जो बात है वो पूरी तरह सच नहीं, लेकिन वीज़ा काफ़ी कम मिलता है, रिफ्यूजल्स ज़्यादा होते हैं, ये बात सच है। तो अगर यहाँ आप आते हैं महानगरों में तो दिक्कत होती है। अच्छा, अगर आप वर्क वीज़ा में भी आ रहे हैं, हालांकि वर्क वीज़ा तो ज़्यादातर जो है तो स्पॉन्सर्ड होता है, तो उसमें तो आपको वहीं जाना होता है जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। बट दूसरे जैसे पीआर वगैरह में भी लोग आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट फील होता है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। देखिए, नए हाउस बन रहे हैं हमारे घर के मतलब मेरे पीछे, तो ये पुराने हाउस को डिमोलिश करके और ये नए घर इस तरह से बनाए जाते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब काउंसिल की तरफ से हमें भी परमिशन है। तो यस, इस तरह से लोगों को यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये शहर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बड़े खूबसूरत हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग यहाँ आना पसंद भी करते हैं। लेकिन ये परेशानियाँ उनको फेस करनी पड़ती हैं, एक बात। और अब दूसरी बात कि कहाँ किसको वीज़ा गवर्नमेंट देती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा फील्ड है, कौन से लोग हैं जो आके अपने यहाँ पर भविष्य निर्मित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं अपने फ्यूचर का, इस खूबसूरत देश का आकर के हिस्सा बन सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ वर्ष पहले कार्यक्रम आयोजित किया है, उसे कहते हैं डामा प्रोग्राम। लेकिन वहाँ पर केवल डामा प्रोग्राम के अंतर्गत ही आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए और भी दूसरे क्राइटेरिया, दूसरे वीज़ा सब क्लास हैं जिसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, अभी 2-3 हफ्ते पहले मैंने 2-3 वीडियोज़ देखे जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कंट्री साइड में, मतलब रीजनल एरिया में बहुत सारे विलेजेस, छोटे छोटे टाउन्स, वो सब लगभग ख़त्म हो रहे हैं, अबेंडेंस हो रहे हैं, लोग खाली कर रहे हैं, लोग चले गए हैं। क्यों? एक तो लोग बचे ही नहीं वहाँ पर, ज़्यादातर लोग जो हैं तो बड़े शहरों में मूव कर गए होंगे, तो धीरे धीरे लोगों की कमी की वजह से दूसरे बिजनेसेस भी बंद हो गए। ऑफ कोर्स जहाँ से पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई यहाँ का रीजनल एरिया डेवलप हो, क्योंकि अगर रीजनल एरिया ही नहीं बचेगा
तो खेती किसानी, चूँकि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पर इतने मतलब गाय वगैरह पालते हैं, दूध भेड़ बकरी मतलब सब कुछ यहाँ पर भी है। तो वहाँ से जब लोग ही नहीं रहेंगे या फिर किसानों के लिए वर्कर्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर कंट्री केवल शहरों के दम पे तो चल नहीं सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इनके रीजनल एरियाज़ को डेवलप किया जाए। अच्छा, यूरोप की किसी कंट्री को ले लेंगे तो छोटे छोटे देश हैं, मैं आकार की बात कर रहा हूँ एरिया वाइज, और ऑस्ट्रेलिया का एरिया इंडिया से लाइक 2-3 टाइम बड़ा है और पॉपुलेशन कम है। तो इसके लिए ये प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो तो ये बहुत तरह की छूट देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक्यूपेशन लिस्ट में मोर देन 300 एक्यूपेशंस हैं रीजनल एरिया के लिए, जो कि आपको इतने एक्यूपेशंस इन महानगरों के लिए नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर बहुत डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के लिए जॉब्स हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको एजुकेशन में भी छूट मिलती है कि अगर आप 12th पास हैं तो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4 का कुछ कोर्स वगैरह कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ के लिए मतलब शहरों के लिए अगर आप 45 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ में तो 35 तक की ही एज लेते हैं, स्किल माइग्रेशन में 45 तक की एज वैलिड है। और लेकिन आप अगर डामा प्रोग्राम रीजनल एरिया के अंतर्गत जाते हैं तो आपको 50-55 साल तक किन्हीं खास एक्यूपेशंस में और किन्हीं खास जो रीजनल एरियाज़ हैं, क्योंकि इन्होंने रीजनल एरिया को भी डिवाइड कर रखा है। पहली चीज़ तो समझिए 2-3 महानगरों को छोड़ दें, मेलबर्न, सिडनी और क्या ब्रिस्बेन वगैरह टाइप के शहरों को अगर छोड़ दें तो पूरा देश लगभग रीजनल एरिया में ही कंसीडर होता है। तो उसको इन्होंने टेरिटरीज़ में जो डिवाइड कर रखा है, तो हर टेरिटरी की अपनी डिमांड होती है। वैसे भी ये डामा प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं उनका जो है, तो यहाँ की गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई वो बाहर से विदेश से लोगों को मतलब हायर कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग नहीं मिल रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट उनके साथ लीनियंट है। तो अगर आप वहाँ आते हैं तो आपको एक तो एज वाला बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको उम्र में भी छूट मिल जाएगी, और दूसरे आपको एजुकेशन में भी छूट मिल जाएगी, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश, देखिए बगैर इंग्लिश के तो इस देश में आप आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन डामा प्रोग्राम ही एक ऐसा है जहाँ पर इंग्लिश की उतनी हाई डिमांड नहीं है, कम डिमांड में भी मतलब ओवरऑल 5 बैंड्स में भी काम चल जाएगा अगर आप डामा प्रोग्राम के अंतर्गत अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो कुछ खास एक्यूपेशंस और कुछ खास डेजिग्नेटेड एरियाज़ में ये 5 बैंड्स ऑल वाला जो है वो थोड़ा और कम भी मतलब 4.5 में भी काम चल सकता है। तो वहाँ पर आपको एज में भी बेनिफिट मिल जाएगा, इंग्लिश में भी बेनिफिट मिल जाएगा, एजुकेशन में भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर इस तरह के सारे बेनिफिट्स आप चाहते हैं, और जॉब्स वगैरह की वहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन लिस्ट में बहुत सारे हैं, कुक हैं, शेफ़ हैं, प्लम्बर्स हैं और इलेक्ट्रीशियंस हैं, कार मैकेनिक्स हैं, मोटर मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, टाइलर्स हैं, ये जो रूफ वगैरह वाले लोग हैं वो हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कौन नहीं, मतलब 300 की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। अच्छा, वहाँ फार्मिंग के लिए, किसानों के लिए भी वो वीज़ा देती है गवर्नमेंट, समझ रहे हैं, जैसे फ्रूट पिकिंग्स होता है, इन सब कामों के लिए भी वहाँ पर चूँकि लेबर कम है, लोग कम हैं, तो उसके लिए भी वीज़ा मिलता है। फार्मिंग के लिए, किसानों के लिए भी वहाँ पर है, हेयर कट करने वाले नाइयों के लिए भी, मतलब हर तरह के ऑक्यूपेशन के लिए वहाँ पर मतलब जॉब का जुगाड़ है। और जहाँ जॉब मिल गई वहाँ फिर आपको आगे चल कर के PR मिलना आसान हो जाता है। अच्छा, वहाँ के लोग जो छोटे एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को, ताकि वो एम्प्लॉय उनको छोड़ के जाए नहीं, ज़्यादा समय तक उनके साथ काम कर सके, इसके लिए वो स्पॉन्सर भी जल्दी कर देते हैं। यहाँ के महानगरों में बहुत मुश्किल है कि आपको कोई जल्दी से स्पॉन्सर करे, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नहीं करता, करती हैं, यहाँ भी कंपनियाँ करती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। लेकिन वही एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है जो कि गवर्नमेंट के साथ में, जिसने अपना एग्रीमेंट कर रखा है गवर्नमेंट से, जो रजिस्टर्ड है कि भाई बता रखा है कि हमको चाहिए, वो छोटे मोटे पेपर वर्क्स होते हैं, वो अपना एम्प्लॉयर करते हैं। तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर जो है तो स्पॉन्सर भी कर देता है। और डामा प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है, लोकल गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है, और अगर कोई रिलेटिव रह रहा हो तो रिलेटिव भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ अगर आप जाते हैं तो। और जॉब्स मिलनी बहुत
मतलब यहाँ की तुलना में वहाँ पर काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहें। पहले क्या होता था कि पहले सारे ज़्यादातर लोग जो हैं तो सिडनी या मेलबर्न या ऐसी जगहों में आ गए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, और फिर इसके बाद में छोटी जगहों में जाने से डरते थे कि एक होम सिकनेस होगी, अपने लोग नहीं होंगे, अपने फेस्टिवल्स नहीं हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे, या फिर इंडियन ग्रोसरी शॉप्स वगैरह नहीं मिलेंगी। तो डरने का नहीं, कोई छोटे से गांव में भी अगर आप जा रहे हो, जॉब मिल रही है तो आराम से आप जाओ। यहाँ इस तरह के हाउस का $1000-1500 आपको कहो $1800 वीकली आपको यहाँ पर किराया देना पड़ेगा, और वहाँ $200, $300, $350, $400 में बहुत बड़ा घर आपको जो है तो रेंट पे मिल जाता है वीकली का, तो वो भी कम खर्च होगा। और अगर आप स्टूडेंट आते हो, पहले से आपने अपना रोड मैप अच्छे से तैयार कर रखा है, तो रीजनल एरिया की किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो पढ़ाई करने के लिए अपने, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है इन महानगरों की यूनिवर्सिटीज़ से 15 to 25% तक कम फीस में भी वहाँ पर आप पढ़ाई भी कर सकते हो, तो फीस में भी बचत हो सकती है। इतने सारे बेनिफिट्स तो वहाँ पर आपको मिल रहे हैं। देखिए, इसके बावजूद अगर आप वहाँ नहीं जा, और ऐसा नहीं है एक बार PR मिल जाएगा तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को सिडनी या मेलबर्न में ही रहना है, तो फिर देन यू कैन मूव। लेकिन जनरली हमने देखा ये है कि हार्डली लोग जो हैं तो एक बार जब वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं तो महानगरों की तरफ कम ही लोग आते हैं। वजह यह है ना कि वहाँ बड़ा पुरसुकून है, आराम है। अच्छा, वहाँ मान लीजिए छोटी सी जगह में 10-50 इंडियंस भी रह रहे हैं, तो वो फिर आपस में सब अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, उनके आपस में ग्रुप बने होते हैं, आपस में सारे त्यौहार और फेस्टिवल्स और अपने जो भी कुछ घरेलू फंक्शंस होते हैं वो सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उल्टे इन महानगरों में 10-50 लोगों के साथ जुड़े रहना बड़ा मुश्किल है, पर छोटी जगहों में आराम से लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। तो ये हैं वहाँ के बेनिफिट्स। अगर आप डामा प्रोग्राम के अंतर्गत या रीजनल एरिया में किसी दूसरे प्रोग्राम के अंतर्गत, किसी दूसरे वीज़ा सब क्लास के अंतर्गत कोशिश करें, तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपके पास में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड फंड है वो आपका अपना बैंक में आपको दिखाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयर से लिखवा करके वो जो भी है आपको ये एक्सपीरियंस भी शो करना पड़ेगा, कितना आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, और आपको अपना मेडिकल भी करवाना पड़ेगा, और आइल्स का यानी कि इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये कुछ हैं डॉक्यूमेंट्स बेसिक्स, ये अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंग्लिश के बैंड्स एक बार के एग्ज़ाम से नहीं आते हैं तो भी टेंशन करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2-3-4 बार भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जितने बार चाहें उतने बार दे सकते हैं, लेकिन पढ़ करके दें, क्योंकि मेरे ख्याल से 14-15 हज़ार, शायद मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन एक बार का एग्ज़ाम, इंग्लिश का एग्ज़ाम देने के लिए, आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए इतना पैसा फीस लगती है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ऐड होंगे, आपका एयर फेयर लगेगा। आप जब यहाँ पर लैंड होंगे तो शुरुआत के महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब पता नहीं है ना कि आपको नेक्स्ट डे जॉब मिलती है कि थोड़ा टाइम बाद मिलती है, तो वो उतना सर्वाइवल के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। तो एजुकेशन में जैसा कि मैंने बताया कि आप ग्रेजुएट हों या किन्हीं खास एक्यूपेशंस में जो है तो आप 12th पास हैं तो वो भी चल जाएगा। आपने सर्टिफिकेट 3 कर रखा हो, सर्टिफिकेट 4 कर रखा हो, या आपने डिप्लोमा कर रखा हो, ये आपको एजुकेशन में ये आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ एक बात दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा मित्रों, कि जिस भी एजेंट के पास जा रहे हैं पहले तो चेक कर लीजिएगा कि वो बंदा रिलायबल है कि नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं कि उनके साथ में फ्रॉड हो गया। तो अच्छे से चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ ऑफकोर्स हर फील्ड में मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो अच्छे से जाँच लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अभी कल ही फ़ोन आया था एक बंगाल ही तो हुआ, वेस्ट बंगाल कैलकाटा से आया था, किसी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी देर बात हुई उनसे, क्योंकि मेरा मूड अच्छा था और मैं थोड़ा सा उस टाइम पे मेरे पास फ्री था, तो मैंने बातचीत कर ली। तो उन्होंने कई चीज़ें बताई। उसके बाद में उन्होंने बताया कि उनकी एक रिलेटिव है जो रहती है ऑस्ट्रेलिया में, और वो माइग्रेशन का मतलब एजेंट ही है। तो उसने उनको जो खर्चा बताया वो सुन करके तो मैं मतलब मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। तो उसने उनको जो है तो बताया कि $60,000 जो है आपका खर्चा आएगा।
तो अगर ऐसे कोई आपको बोल रहा है कि 50,000, 60,000, 70,000 डॉलर्स का खर्च आएगा, तो भाई आप फिर सावधान हो जाएं। ऐसे व्यक्ति पे, चाहे जितना आपका रिश्तेदार हो, चाहे नज़दीक का हो, दोस्त हो, उस पर भरोसा ना करिए। क्योंकि आपके चार्जेस क्या हैं, आपको वीज़ा फ़ीस लगेगी, आपको जो मैंने बताया इंग्लिश का खर्चा लगेगा, मेडिकल जो आप करवाएंगे उसका खर्च लगेगा, जो पुलिस क्लियरेंस करवाएंगे उसका खर्चा लगेगा, आपको एयर फेयर का खर्चा लगेगा, यहाँ आकर के जो कुछ दिन सर्वाइव करना है उसका लगेगा, और एजेंट का जो अपना एक पर्टिकुलर चार्ज होगा, वो इतना एक्सट्रीम तो नहीं होना चाहिए किसी का भी, क्योंकि हमने भी ये प्रोसीजर किया था। तो इसके लिए जब आप 2-4 एजेंट से बातचीत करोगे और पर्टिकुलर उसी वीज़ा के लिए, उसी वीज़ा सब क्लास के लिए जब आप पूछोगे, तो वो अपनी फ़ीस बताएंगे। तो देखो, जो गवर्नमेंट को जानी है और जो इन सब अलग अलग चीज़ों में जानी है आपकी फ़ीस, वो तो वहाँ उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में जाएगी, उन पर्टिकुलर फील्ड्स में जाएगी। पर जो एजेंट का अपना एक होती है फ़ीस, ऑफ कोर्स चूँकि आपके लिए कोई काम कर रहा है तो फ्री में क्यों करेगा, उसकी फ़ीस तो होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। तो इसलिए आप मार्केट में पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा। वीज़ा के नाम पर अगर कोई आपको यहाँ पर बोल रहा है कि मैं गारंटी ये सब करवा दूँगा, तो गारंटी देने वालों पे भरोसा मत करना। पहले तो जैसे ही गारंटी शब्द कोई बोलता है तो आप भैया एकदम जयराम जी की करके वहाँ से अलग हो जाएं, क्योंकि कोई गारंटी दे ही नहीं सकता है, यहाँ किसी के हाथ में नहीं है। अप्रूव करना यहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, और आपके वैलिड पेपर्स के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप आते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, और इंग्लिश देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप जॉब करने जाएंगे, जॉब मांगने जाएंगे, तो इतनी तो अंग्रेज़ी आनी चाहिए कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें। और यहाँ किसी भी फील्ड की जॉब, मान लीजिए आप नर्सेज़ की जॉब के लिए आते हो, तब तो आपकी इंग्लिश जो है तो इतनी अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना, कि आप पेशेंट्स के साथ में और लोगों के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, कि आप क्या कह रहे हो वो समझ सकें, वो क्या कह रहे हैं आप समझ सको। तो ये कुछ एक बातें थी। अच्छा, अभी देखिए पिछले हफ्ते मुझे एक सज्जन मिले थे, वो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उन्होंने 2-3 बातें बताई जो मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता रहनी चाहिए। कि जो नए लोग आते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, पर दूसरे वीज़ा होल्डर्स भी हैं उसमें, वैसे वो आकर के यहाँ पर क्लबिंग करने लगते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ गैम्बलिंग करने लगते हैं। मतलब यहाँ पर चूँकि बहुत सारे कसिनोज़ वगैरह हैं। देखिए, आप करें, आपकी इच्छा है, मर्ज़ी, हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन उसमें जो उन्होंने बताया कि कई लोगों ने इतना अपना सब लुटाया, मतलब जो पैसे घर से भी आए थे, जो यहाँ कमा भी रहे थे, फिर क्या ना थोड़ा सा नुकसान हुआ तो फिर आपको लगता है चलो अब एक दांव और खेलते हैं, उसके बाद हमारा सब वापस आ जाएगा, तो सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं पर्सनली यहाँ 2-4 लोगों को जानता हूँ। एक बंदा तो देखो लास्ट ईयर मेरे से मिला था, तो उसके 3 ट्रक थे और 2 घर थे। भैया इसी सब के चक्कर में सब बिक गए, कुछ नहीं बचा हाथ में। मतलब लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं तो वो हार गया बंदा, पर उसको मिला कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है शुरुआत में कम से कम इन सब में पड़े। और कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा क्लबिंग वगैरह के चक्कर में ड्रिंक और ड्रग्स का तो पता नहीं, लेकिन ड्रिंक इतना ज़्यादा करने लगते हैं, उससे भी आपकी सेहत, आपकी दिनचर्या, आपका फोकस, वो सब डाइवर्ट होता है। ध्यान रखिए, आप स्टूडेंट वीज़ा में हैं, आपके पास में वीज़ा की टाइम लिमिट है। अगर उसके रहते रहते आपने सब चीज़ें प्लान करके सब कुछ अच्छे से कर लिया, देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज़ तो फिर टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। एक और जो चीज़ उन्होंने बताई, और उसका तो फिर मुझे रिकॉल हुआ, एक बहुत बैड इंसिडेंट हुआ था। एक अपने इंडियन गुजरात का बच्चा था मेलबर्न में, डेटिंग साइट्स में लोग आकर के इन्वॉल्व होते हैं। चूँकि आप समझ सकते हैं आप कैसे माहौल से आए हैं, और यहाँ आपको लगता है सब कुछ बहुत ओपन है, जो चाहें वो कर सकते हैं। पर देखिए, जो चीज़ें जितनी अच्छी दिखती हैं, उनका अपना उसी तरह का मूल्य भी चुकाना पड़ता है। तो क्या है, वहाँ कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं, और फिर बहुत गंदे लोगों के एक्सपीरियंसेस मुझे पता हैं, जो लोगों ने बताए हुए हैं मुझे, फिर आप उससे निकल नहीं पाते। वहाँ भी नशे की लत, और फिर डेटिंग ऐप में तो लड़कियों का चक्कर होता ही है। ये जो मैं बता रहा था, एक मेलबर्न का किस्सा हुआ था अभी कुछ साल पहले। तो इसी तरह वो लड़का बेचारा आया, और वो डेटिंग ऐप से किसी अंग्रेज़ लड़की से संपर्क में आया। उसने घर बुलाया, लड़की ने हाथ पैर बांधे, प्यार मोहब्बत में ही पहले, बाद में उसका मार दिया लड़की ने उसको। और ऐसा नहीं, वो सब फिर थोड़ा बहुत तो बायस हो ही जाते हैं लोग, पता नहीं आगे क्या कैसा हुआ, लेकिन लोगों ने बताया कि वो 2-3 साल में छूट छाट करके आ भी गई। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपके घर से कौन आएगा यहाँ पर इतने डॉलर्स खर्च करके आप कि इस तरह के केसेस को लड़ने के लिए। अब पीछे से माँ बाप ने लोन लिया होता है, या पता नहीं कैसे, क्योंकि सभी तो मुझे पता है कि
अरबपति नहीं हैं जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त करके और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में कतई न उलझें। ये बहुत अट्रैक्टिव, लुभावनी लगेंगी, बट ये सारे शॉर्टकट आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जो शुरुआत के जब आए स्टूडेंट में, एज ए स्टूडेंट, दे हैड इनफ टाइम कि अपने सब प्रोग्राम्स अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब मस्तीगिरी कमाने में, इधर उधर में, सब में गंवा दिया। जब लास्ट का टाइम आता है तो फिर वो चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती हैं, तो फिर दूसरा देश जाने की सोचते हैं, मतलब तमाम तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है आप सब लोगों को भी बचना चाहिए। आज की वीडियो में यही कुछ बातें थीं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अपना, हाँ जी, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। ये है देखिए हमारा ग्रे स्टेन्स, मतलब हमारा मतलब हम लोग यहाँ पर ही रहते हैं, हमारा घर यहाँ पर ही है। और ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। पहले इस तरफ से भी खुला हुआ था और ये अभी भी खुला ही है, बट ब्लैक कलर का उन्होंने एक पर्दा जैसे लगा रखा है जो मतलब ऐसे नज़दीक से देखो तो दिखाई देता है, बट थोड़ा सा कवर कर दिया है। और ऐसे कई गार्डन्स वार्डन्स हैं यहाँ पे। और ये देखो इसके अंदर लोग बैठे रहते हैं, मतलब हम भी कई बार जा चुके हैं, जाते होते रहते हैं। अच्छा है लाइक। और ग्रे स्टेन्स तो लाइक बहुत ही खूबसूरत सबब है। वैसे तो ऐसे और भी बहुत सारे सबब्स हैं सिडनी में जो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी पीसफुल है एरिया, काफ़ी अच्छा है।